हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश एंड मराठास, छत्रपति। देन हमने पार्लियामेंट, फिर हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया के बारे में स्टार्ट किया था, जहाँ ड्वेल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री लॉज, सिविल सर्विसेज, मिलिट्री फोर्स, जुडिशियल सिस्टम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में इतना तक हमने पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। Before the British rule, the village economic system was self-sufficient. Through agriculture and related services, the needs of the village were fulfilled in the village itself. Land revenue was the main source of income of the state. During the pre-British period, revenue was based on the type of cultivated crops. तो जब तक ब्रिटिशर्स का रूल नहीं आया था, जब तक ब्रिटिशर्स हमारा इकोनॉमिक सिस्टम संभालने नहीं लगे थे, तब तक ऐसा था कि जो विलेज का इकोनॉमिक सिस्टम था, क्या इकोनॉमिक सिस्टम था कि जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो क्रॉप उगाते थे, उसे सेल करते थे और उससे कमाते थे। मतलब ये मेन सोर्स था इनकम का। और अदर सोर्सेज भी थे जिनके थ्रू अर्निंग होती थी, जैसे आर्किटेक्ट होते थे और भी होते थे। तो जितने भी विलेजर्स थे, उनका जो भी प्रोफेशन था, जो भी ऑक्यूपेशन था, उसके थ्रू वो सफिशिएंट कमा लेते थे। तो उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी भी दूसरे सोर्स की, और बहुत सफिशिएंट था। और उन्हें टैक्स देना पड़ता था अपने रूलर को, बट वो भी बहुत लिमिटेड टैक्स था। लेकिन जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, चीज़ें चेंज होने लगी। देखो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टेट के इनकम का मेन सोर्स था। जो भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और जो भी पावर था, उसमें जो पैसा लगता था या पैसा आता था, वो लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही आता था। प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के पीरियड के बाद से, मतलब जब से ब्रिटिशर्स आए उस समय से रेवेन्यू जो हो गया, वो उसे कल्टिवेटेड क्रॉप के हिसाब से, मतलब जैसे राइस है तो राइस के हिसाब से अलग रेवेन्यू देना होगा, बार्ली के हिसाब से अलग रेवेन्यू देना होगा। इस हिसाब से वो लोगों ने रेवेन्यू को बांट दिया। द फार्मर्स वॉज exempted फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स. Revenue was mainly collected in the form of grains. Even in case of the late payment of tax, the farmer's land was not confiscated. जो फार्मर्स थे उन्हें टैक्सेशन से एग्जेम्पशन मिल जाता था। एग्जेम्पशन मतलब उन्हें टैक्स नहीं पे करना था, यदि नहीं पे करना होता था यदि क्रॉप का लॉस हुआ है, यदि क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाए हैं किसी वे से या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो फिर उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। जो भी रिवेन्यू कलेक्शन होता था वो ग्रेन्स के फॉर्म में, मतलब उस समय मनी ट्रांजैक्शंस होते थे, कॉइन्स वगैरह होते थे, लेकिन जो रिवेन्यू लिया जाता था फार्मर से, वो उनके ग्रेन्स के हिसाब से, मतलब अपने ग्रेन्स को ही एज अ रिवेन्यू देना पड़ेगा। और यदि कोई फार्मर लेट पेमेंट करता था टैक्स का, थोड़े बाद में करता था किसी रीज़न से, तो भी उसके लैंड को सीज नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने लेट पेमेंट किया तो उसके लैंड को सीज कर लिया गया। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि प्री ब्रिटिश पीरियड जो था, just a second, I explained you pre-British period as after the British period. No, pre-British period is before the British period. I was just confused. Pre-British period वो period होता है जो ब्रिटिशर्स के आने के पहले था। पोस्ट मतलब आफ्टर होता है। तो ये सब जो मैंने बताया ना कि फार्मर्स को लॉस ऑफ क्रॉप, जब क्रॉप नहीं ग्रो हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैक्स नहीं देना पड़ता था, लैंड सीज नहीं होता था, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के आने के पहले थी। To increase income, the British made important changes in the revenue system. Land was measured and as per the area of the land, and the tax was fixed. Payment of tax was made compulsory in the form of cash. If the farmers failed to pay tax in time, then his land would be confiscated. अब ब्रिटिशर्स का सबसे मेन काम था अपना इनकम बढ़ाना, अपना रिवेन्यू बढ़ाना। तो ये लोगों ने रिवेन्यू सिस्टम पूरा तरीके से चेंज कर दिया। लैंड को मेजर किया जाता था, जितना बड़ा लैंड होगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू देना पड़ता था। पहले क्या होता था कि जैसा क्रॉप है उस हिसाब से रिवेन्यू देना पड़ता था, पर अब ये सिस्टम नहीं रहा।
जो पेमेंट ऑफ टैक्स होता था वो कंपलसरी होता था समय में पे करना। यदि समय में किसी फार्मर ने पे नहीं किया तो उसके लैंड को सीज करके ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले आते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। ब्रिटिशर्स का जो अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो हर जगह में अलग अलग था, और हर जगह ऐसा ही था जहाँ पे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ही होता था। मतलब फार्मर्स को टॉर्चर करते थे, हराश करते थे, उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते थे, और यदि वो टैक्स टाइम पे नहीं दे या उनका क्रॉप लॉस हो जाए, यदि बारिश हो गई बहुत ज़्यादा या आर्मी मतलब एनिमीज़ ने उनके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। डजेंट मैटर वो कहाँ से टैक्स पे करें। मतलब उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। नेक्स्ट, consequences of new land revenue system. There were undesirable effects of the new land revenue system on the rural life. For payment of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price it received. तो अब इस नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या क्या अफेक्ट्स हुए, और उसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए फार्मर्स को। तो बहुत ही अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट था, ऐसा इफ़ेक्ट जो फार्मर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम का रूरल लाइफ पे, गांव के लोगों पे। क्या होता था, सबसे पहले टैक्स पे करने के लिए इंडियन फार्मर्स अपने क्रॉप्स को जो भी पैसा मिले, जितना भी पैसा मिले उसमें सेल कर देते थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि उन्हें एज अ लैंड रेवेन्यू कैश देना पड़ता था, और कैश के लिए देने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो उन्हें जिस भी प्राइस में क्रॉप मिला, सेल करने को मिला, उन्होंने उस प्राइस में बेच दिया, और वो जो प्राइस है उसमें से वो अपना टैक्स पेमेंट करते थे। तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती। पहले ग्रेन्स में पेमेंट करना पड़ता था, तो ग्रेन्स जितने ग्रेन्स टैक्स लगेगा उतना पे कर दिया, बाकी जो ग्रेन्स उनके पास सेव होते थे, बचते थे, उसे वो फिर अपने हिसाब से सेलिंग करते थे उसकी। The merchants and brokers started purchasing their goods at minimum rate. At certain times, the farmers had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax. Farmer became bankrupt. अब क्या हुआ, इतनी बुरी कंडीशंस होती जा रही थी। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए एंड दे रूल्ड फॉर मोर देन 100 years। बट ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज वी एक्सेप्टेड देम एज अ रूलर। अब आप बोलोगे नहीं, फ्रीडम फाइटर्स थे, इंडियंस कहते थे हमें नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स एज अ रूलर। यस, ये सच्ची बात है, चाहिए किसी को नहीं थे। बट आप देखो कि बहुत सारे ऐसे इंडियन लोकल रूलर्स थे जो ब्रिटिशर से जाके मिल जाते थे। बहुत सारे रूलर्स के सरदार्स होते थे जो जिन्हें ब्राइब दे दिया जाता था, पैसे दे दिए जाते थे, और वो जाके ब्रिटिशर से मिल जाते थे। अब आप देखो, जहाँ पे न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, वहाँ पे फार्मर्स बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बहुत ही बुरी तरीके से उनका हैरेसमेंट हो रहा था। लेकिन जो मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स थे, कहीं ना कहीं इंडिया के भी, मैक्सिमम तो इंडिया के ही मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स होंगे, लेकिन दे वर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग देयर फार्मर्स। वो अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने जब देखा कि फार्मर्स तो मुश्किल में हैं, उन्हें तो किसी हालत में अपना क्रॉप बेचना है, तो उन लोगों ने क्या किया कि उनका क्रॉप सबसे कम से कम रेट में खरीदने लग गए। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि फार्मर्स के पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि वो टैक्स पे कर पाए, तो उन्हें अपना लैंड मोर्टगेज पे रखना पड़ा। मोर्टगेज में मतलब है उन्हें अपना लैंड किसी से उधारी ली और उधार पे अपना लैंड रखना पड़ा, ताकि उन्हें पैसे मिल सके और वो टैक्स पेमेंट कर सके। फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट, और इसी कारण से फार्मर्स कंप्लीटली बैंकरप्ट मतलब फार्मर्स के पास कुछ पैसे नहीं बचे। अपने लैंड को भी मोर्टगेज पे रखा, अपने लैंड को उधार पे रखा, और वो उधार के पैसे लिए, और वो उधार के पैसे भी टैक्स में दे दिए। तो कहाँ बचा उनके पास कोई पैसा। In case of non-repayment of loan, the farmers had to sell his land. The farmer was exploited by the government, जमींदार, money lender and merchants. अब क्या हुआ कि लोन की जहाँ बात आती है, जो मनी लेंडर्स थे इंडिया के, वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने सपोज उस लैंड को लिया, वो लैंड मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ।
हिसाब से हम मानते हैं 1 लाख रुपए का सपोज वो लैंड है होगा उस समय, तो मनी लैंडर ने 1 लाख रुपए के लैंड को उधार में तो रखा, लेकिन उसके बदले उस फार्मर को 10,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए, और फार्मर ने वो पैसे ले लिए क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि यदि वो टैक्स पे नहीं करता तो उसे मारा जाता, पीटा जाता, और उसकी लैंड भी कैप्चर कर ली जाती। तो आप देखिए कि मनी लैंडर्स भी किस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो फार्मर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन होता था वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती थी, गवर्नमेंट वॉज डूइंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, नो, इस पे नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जमींदार्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, मर्चेंट्स, ब्रोकर्स हो गए, ये लोग भी उतना ही फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे और फार्मर्स की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। Commercialization of agriculture. Initially, food grains were cultivated by the farmers. It used to fulfill their domestic needs as well as the needs of village. The British government started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. The process of giving stress on cultivation of profit-giving cash crop instead of food grains is known as commercialization of एग्रीकल्चर। तो एक नया वर्ड आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता था कि फूड ग्रेन्स जो फार्मर्स कल्टीवेट करते थे, जो फार्मर्स उगाते थे फूड ग्रेन्स, वही वो सेल करते थे और अपने घर की नीड्स भी पूरी हो जाती थी, घर में भी वो फूड ग्रेन्स वो खा पी लेते थे और साथ ही साथ आसपास बेच देते, तो लोगों की नीड्स भी पूरी हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा आ सके, ऐसे क्रॉप्स वो फार्मर्स से ज़बरदस्ती ग्रो करवाने लगे। मे बी क्या करते होंगे कि उनके टैक्स कम कर देते होंगे, बोलते होंगे यदि आप कैश क्रॉप ग्रो करोगे तो हम आपसे टैक्सेस कम लेंगे, या फिर इस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट उनसे ज़बरदस्ती इसका ग्रोथ करवाते होंगे। तो किसी भी तरीके से फार्मर से ये कैश क्रॉप्स उगवाया जा रहा था और इसी कारण फूड ग्रेन्स के बजाय कैश क्रॉप्स उगा रहे थे फार्मर्स, और इसे ही कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Now coming to famine. From 1860 to 1900, India faced great famine, but the British rulers did not take much effort to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. अब क्या हुआ, फेमाइन मतलब सूखा पड़ना। 1860 से लेके 1900 तक इंडिया में ग्रेट बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था, और इसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्हें फार्मर्स पे ध्यान देना था, उन्हें फार्मर्स की हेल्प करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं लिया, बिकॉज दे डोंट थिंक अबाउट फार्मर्स एंड दे डोंट केयर अबाउट फार्मर्स। उन्हें कोई मतलब नहीं था फार्मर्स से, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपने टैक्सेस वैसे ही चाहिए थे, जो टैक्स नहीं दे रहा था उसका लैंड वो कैप्चर कर ले रहे थे, और इवन लोगों के पास वाटर सप्लाई मतलब पानी की सप्लाई पहुंचाने का भी कोई जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स ने नहीं ली। नाउ कमिंग टू डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश डेवलप्ड मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। In 1853, first railway ran on the route of Mumbai to Thane. In the same year, Britishers started telegraph system in India. अब क्या है, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम्स चालू किए। क्यों चालू किए, यहाँ भी उनके खुद के पर्सनल मोटिव्स थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉप्स बेचना, यहाँ से वहाँ तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इसी से तो ब्रिटिशर्स कमाते थे। एंड इंडिया के सिस्टम में उन्हें समझ आया कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स निकाले ताकि वो यहाँ से वहाँ अपने क्रॉप्स बेच पाए। तो ट्रेड और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को की भी कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिशर्स ने नए नए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किए। 1853 में सबसे पहला रेलवे स्टार्ट हुआ जो मुंबई से थाने गया। इसी साल ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राफ सिस्टम भी स्टार्ट किया। Due to it, all cities and military stations got connected to one another.
सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम। और इसके कारण क्या हुआ, टेलीग्राफ सिस्टम, क्योंकि टेलीग्राफ लिख दो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा, तो इसकी तरह इसकी वजह से अलग अलग सिटीज़, अलग अलग मिलिट्री की जो जगहें थी वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने पोस्टल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है पोस्टल सिस्टम, मतलब होता है पोस्ट, चिट्ठी, चिट्ठी भेजने का जो सिस्टम होता है वो भी इंट्रोड्यूस किया। Due to all these developments, there was a long-term impact on the social life of the Indians. Due to this, there was increasing sense of unity among them. और ये सारे जो होने लगे डेवलपमेंट, इसके कारण लोगों की सोशल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग जुड़ने लगे। जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन्स जाएगी इतने फास्ट रूट से, तो लोग भी जाने लगे, लोग भी अपने रिश्तेदारों से मिलने लगे। उसके बाद चिट्ठी के थ्रू जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी एक दूसरे के पास अपने मैसेजेस पहुंचाने लगे। Decline of traditional industries in India. The British government obtained huge taxes on goods exported from India to England. On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine made and hence there was maximum production at minimum cost. तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, इसे धीरे धीरे डिक्लाइन कर दिया। मतलब ये धीरे धीरे डूबने लगी। क्यों डूबने लगी? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से इंग्लैंड जाते थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे। और दूसरी तरफ जो भी गुड्स इंग्लैंड से इंडिया आते थे इंपोर्ट होके, मतलब उनकी कंट्री से हमारी कंट्री आ रहे हैं, इन गुड्स पे टैक्सेस बहुत कम लगते थे। और साथ ही साथ वो गुड्स जो इंग्लैंड में बनते थे, वहाँ पे मैक्सिमम गुड्स मशीन से बनते थे, क्योंकि वो कंट्री ऑलरेडी ही डेवलप थी। तो इसीलिए क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था वहाँ पे और बहुत कम पैसे में होता था। और यहाँ पे हमसे उन्हीं चीज़ों के ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। या हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के गुड्स के हिसाब से जो इंग्लैंड के गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते थे, तो इसीलिए हम भी वही खरीदते थे। To compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans. Eventually, it led to closing down of traditional industries and many artisans became unemployed. और हमारे जो यहाँ हमारी कंट्री के जो आर्टिशंस थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था वहाँ की कंट्रीज़ के जैसे कपड़े बनाना, जैसे फर्नीचर्स बनाना, उनकी जैसी चीज़ें बनाना इतने कम पैसों में। तो इसीलिए वो आर्टिशंस ने क्या किया, धीरे धीरे वो लोग की कमाई ख़त्म होती गई, वो लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद की और लगभग सब अनएम्प्लॉयड, किसी के पास काम नहीं बचा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर, येट सम ऑफ देम बिल्ट अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो क्या हुआ, सबसे पहले बात, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। साथ ही साथ मैनेजमेंट संभालने वाला भी कोई प्रॉपर कोई भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। इसलिए जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, कम होते जा रहे थे। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सारी परेशानियां झेली और वो लोग आगे आए। इन 1853 Kawasji Nanabhoy Dawar started the first textile mill in Mumbai. In 1855, the first jute mill was started in Rishra in Bengal. 1853 में कावासजी नानाभाई दावार जो थे, सबसे पहली कपड़ों की मिल उन्होंने चालू की मुंबई में। फिर 1855 में जूट मिल चालू की रिश्रा बंगाल में। 1907 में जमशेदजी टाटा ने सबसे पहली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट की जमशेदपुर में, जो आज तक बहुत फेमस है। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी ही कोल की, मेटल्स की, शुगर, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इन ये सारी इंडस्ट्रीज़ आगे आने लगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।